हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी रेणुका जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी। हाँ बस शुरू करने हैं। मैं देख रही थी कुछ बच्चे होर आ जान ते ओके। 2 मिनट करने हैं शुरू। श्योर श्योर श्योर। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। फिर ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करने हैं। हाँ जी। हाँ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो फिर सारा कुछ ना वंडिया जाता है इधर उधर। बिल्कुल बिल्कुल। वेल डजंट मैटर। हाँ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। सभी कर लें शुरू रिकॉर्डिंग सभी? हाँ जी मैम, हाँ जी स्टार्ट किया। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज की तरफ से चल रही लेक्चर लड़ी में धरा से उठते कदम, इसके अंतर्गत हमने अलग अलग क्षेत्रों से वक्ताओं को बुलाया जो विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से प्रेरणा दे रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे 4 वक्ता को आप सुन चुके हैं और आज जो वक्ता हैं वो डॉक्टर रेणुका सिंह हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। किधर गए रेणुका जी? मैम शायद लेफ्ट हो गए। ठीक है, सॉरी। कोई नहीं। कनेक्शन। हम डॉक्टर रेणुका सिंह का स्वागत करते हैं। इनका ये जेएनयू में प्रोफेसर रही हैं, अभी रिटायर्ड हैं सोशियोलॉजी की, और इन्होंने बहुत किताबें जो हैं इनकी हैं बुद्धिज्म पर, और इसके अलावा ये पंजाबी भवन की चेयरपर्सन है। पंजाबी भवन का एक अपना मुकाम है पंजाबी साहित्य में, जहाँ लेखक जुड़ते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं पंजाबी भवन करता है और उनके लिए उनका रिगार्ड भी बहुत करता है। तो इस सिलसिले में आज जो है डॉक्टर रेणुका जी आपको अपने अनुभवों से बहुत कुछ प्रेरणा देंगी। बहुत बहुत स्वागत है रेणुका जी आपका हमारे कॉलेज में इस सीरीज में। थैंक यू जसविंदर जी, मेरे को आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आज हम जब आपका परिचय दे रहे हैं तो आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक राइटर हैं, जिन आपकी पुस्तकें जो है दुनिया भर की भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं, और आप चेयरपर्सन हैं पंजाबी भवन की। तो इस पहचान तक पहुंचने में जो आपका सफर रहा, जो आपकी यात्रा रही, उस बारे में जो है हमारे विद्यार्थियों को बताइए। क्योंकि क्या होता है कि विद्यार्थियों को मंजिल तो पता लग जाती है कि ये बंदा जो है, ये व्यक्तित्व इस मंजिल तक पहुंचा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां, क्या सफर रहा, ये उन्हें मालूम नहीं होता असल में। तो मैं चाहती हूँ कि विद्यार्थियों को ये पता चले कि हर मंजिल पे पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल, कितनी लगन, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपका स्वागत है, ये समय आपका है, प्लीज। थैंक यू। मैं पर देख नहीं पा रही हूँ अपने आप को। नहीं, हम देख रहे हैं आपको। अच्छा, मैं नहीं देख। तो लैपटॉप है, मोबाइल है? लैपटॉप है। तो फिर तो आना चाहिए। कैमरा सही तरह सेट नहीं होना थोड़ा, देखो। देखना ही नहीं, कैमरा मेरी भी आनी चाहिए। मैम राइट साइड में ना, जहाँ पे यू करके आइकन होगा ना, वहाँ पे क्रॉस होगा, मे बी शायद कैमरा आपका वहां से शो नहीं हो रहा होगा। राइट साइड में ना जहाँ यू होता है, वहाँ पे अगर क्लिक होता है कई बार तो उससे भी नहीं दिखता। यस मैम, जहाँ टाइम लिखा है ना 2:39 उसके बगल में। यस मैम। कहाँ पे?
मैम टाइम लिखा होगा ना जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट दिख रहे होंगे, शो एवरीवन चैट का है, फिर टाइम है, देन यू लिखा होगा जहाँ पे आप हाँ हाँ आ गया तो आ गया वहाँ पे आ गया। ठीक है वहाँ हाँ जी। क्लिक करो आप। अब ठीक हो गया, आप देख सकते हैं मेरे को? हाँ हम देख रहे मैम हैं हम आपको पहले भी देख पा रहे थे। अच्छा, मैं अपने आप को देख नहीं पा रही थी, फिर समझ नहीं आता, पता नहीं लगता ना। श्योर हाँ, मैम। अच्छा हाँ जी हाँ जी। जी। सो जसविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सफ़र के बारे में कुछ बातें ही बता पाऊंगी आज। और ये मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी ज़िंदगी को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है और एक उसका टेक्स्ट होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हिस्ट्री और कल्चर का बहुत योगदान होता है किसी की पर्सनालिटी बनने में या जो भी आप अचीव करते हो। और जो आपका टेक्स्ट होता है वो आपकी बायोग्राफी होती है, आपकी जिंदगी की एक अनफोल्डिंग होती है, जो कहानी होती है, जिसमें कि आपके पेरेंट्स का, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का, आपके टीचर्स का और जो मॉडल फिगर्स आपकी लाइफ में रहे हैं उनका योगदान बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो टेक्स्ट होता है इसको आपको कॉन्टेक्स्ट में रख के समझने की जरूरत होती है। तो इसलिए मैं जो अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, मैं अपनी जिंदगी को हर 10-10 साल में बांट के देखती हूँ, कैसे कैसे तब्दीली आई मेरी जिंदगी में और मैं कहाँ से कहाँ कैसे पहुंची। तो इसके लिए मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगी जबकि मैं अपने मदर के पेट में थी। वो उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी और पीस मूवमेंट शुरू हुई थी, जिसमें कि मेरे मदर ने उस साल एक साल में 1,27,000 सिग्नेचर्स इकट्ठे किए थे पीस मूवमेंट के लिए। वाह वाह। और जिसके लिए कि वो पहली इंडियन औरत थी जिनको कि ये वर्ल्ड पीस प्राइज मिला था। तो वो फिर उस टाइम गुरबख्श सिंह और डॉक्टर किचलू, एक पूरा ग्रुप गया था यूरोप, मॉस्को एंड फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया वगैरह, पूरा यूरोपियन टूर करके अपना इनाम लेके वापस आई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं अपने माता जी के पेट में थी तो तब वो ये सिग्नेचर्स इकट्ठे कर रहे थे। इसका मतलब है कि मैं भी उनके साथ थी उनकी मुहिम में। तो इस लाइफ में जो मेरी एक जर्नी है कि मैं पीस के लिए यत्न करती हूँ हमेशा, बाहर की पीस भी और अंदर की पीस भी। तो ये मुझे लगता है मेरी ये शुरुआत माँ के पेट से हुई है। बहुत अच्छे। आप मदर का नाम भी बताइए हमें। मिसेस दिलजीत कौर, मिसेस दिलजीत प्रीतम सिंह। हम्म। क्या कहते हैं, तो जब मैं 3 महीने की थी तो मेरे माता जी यूरोप गए और उस टाइम फिर मेरे दादी जी और मेरे बुआ जी और मेरे पिताजी ने, पापा प्रीतम सिंह, उन्होंने मुझे 3 महीने तक संभाला जब तक कि मेरे मदर वापस नहीं आए। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आपका जो एक साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है आपकी बाद की लाइफ के लिए। तो मेरे को बचपन से ही मल्टीपल मदर्स जो है ना उनकी आदत पड़ गई। एक माँ से मेरा गुजारा नहीं हुआ। इसलिए बड़ी उम्र में आके भी मेरा एक फिलॉसफी से गुजारा नहीं हुआ, मेरा एक से गुजारा नहीं हुआ, मेरा एक दोस्त से गुजारा नहीं हुआ। मेरे को हमेशा मेरे मल्टीपल करियर्स भी रहे हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि मेरा एक एकेडमिक लाइफ रही है, मेरी एक स्पिरिचुअल लाइफ रही है,
मेरी एज अ फैमिली पर्सन एक लाइफ रही है। सो देर आर डिफरेंट फील्ड्स जिसके अंदर ही मैंने कंट्रीब्यूट किया है, और पंजाबी भवन भी इसी में आता है। सो गोइंग बैक, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे जो पहले जिंदगी के 10 साल थे, मैं पुरानी हिस्ट्री में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत अहम चीजें हैं, लैंडमार्क्स होते हैं आपकी लाइफ में, माइलस्टोन्स होते हैं। तो जो मेरे बचपन के पहले 10 साल थे, हम उस टाइम महरौली में रहते थे, और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया में मैं पैदा हुई हूँ। और जिस कमरे में मैं पैदा हुई थी वहां से कुतुब मीनार नजर आती थी। तो मेरी जो कहानी है वो, उसका ताल्लुक कुतुब मीनार से भी बहुत ज्यादा है। रोज हम जाके वहां पे खेलते थे, और हम 365 लोग सीढ़ियां गिनते थे। तो सीढ़ियां चढ़ने की जो आदत है, या हमेशा एक तरह से खेल खेल में ही चलते रहना, ये एक मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा वहां से शुरू हुआ था। बहुत अच्छे। तो मेरी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो मेरे को बचपन में वो स्पेस मिली थी खेलने के लिए, कुतुब मीनार, हम बच्चे सब वहां पे रोज खेलते थे, वो उतनी स्पेस कभी इतने बच्चों को आम मिलती नहीं है। तो टाइम तो अपना था ही था बचपन में, बट वो जो स्पेस थी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। फिर जब मैं टीन एज में आई, तो हम अपने महरौली के घर से हम हॉस्टल शिफ्ट कर गए। 10 साल की थी उस टाइम में। तो यहाँ पे आए तो एक मेरे साथ जो बहुत अहम चीज हुई वो ये कि मैं अपने दोस्तों से दूर हो गई। यहाँ पे सिर्फ 9-10 घर थे हमारी कॉलोनी में उस टाइम, बाकी सारा जंगल था। तो जब दोस्तों के साथ टाइम मैं नहीं बिता पाई शाम को या दोपहर को, तो तब मुझे पढ़ने की आदत पड़ गई। और ये मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ पढ़ने की ही नहीं, उस टाइम मेरे को पेंटिंग में भी बड़ी दिलचस्पी थी। उस टाइम मैं आर्टिस्ट भी बनना चाहती थी, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही अमृता जी और इमरोज रहते थे, तो वो हमारे घर अक्सर आते थे। और इमरोज अंकल हमेशा मेरी पेंटिंग्स देख के मेरी बहुत सराहना करते थे, तो मेरे को बड़ी इंकरेजमेंट मिलती थी उस टाइम। तो मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी। पर क्योंकि पापा जी पब्लिशर थे और घर में राइटर्स का आना जाना था, आर्टिस्ट का आना जाना था, पॉलिटिशियंस का आना जाना था, सो जो हमारे घर में मेरे को बड़े होते माहौल मिला था, उसकी भी बहुत ज्यादा योगदान है मेरी लाइफ में। तो फिर मैं कहूँगी कि ये दौरान जब मैं टीनेजर थी, उस टाइम मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ा, मैंने दुनिया का लिटरेचर बहुत पढ़ा। और पापा जी ने उस टाइम मेरे को जबरदस्ती पंजाबी पढ़ाई थी, क्योंकि हमारे स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश थी, सेकंड लैंग्वेज हिंदी थी, और थर्ड लैंग्वेज पहले बंगाली थी, फिर संस्कृत हो गई थी। तो स्कूल में तो हम पंजाबी पढ़ नहीं पाए, पर वो मैंने फिर घर में पढ़ी। और मैंने पंजाबी में कुछ किताबें भी उस टाइम पढ़ी। पर मुझे अभी भी याद है, मेरे को लगता था जो पंजाबी के राइटर्स हैं वो वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ के काफी कुछ अडेप्ट करके अपनी किताबें लिख रहे हैं। तो ये मेरे को अभी भी याद है कि मेरे दिमाग में ये बहुत गहरा इंप्रेशन पड़ा हुआ है। तो लिटरेचर से मेरा वास्ता मेरी टीनेज लाइफ में हुआ, और वो भी समय था जबकि मैं पहली दफे अमेरिका गई थी 3 महीने के लिए। मैं अमेरिका 18-19 साल की थी उस टाइम। और मेरा एक्सपोजर वेस्टर्न सोसाइटीज में जब हुआ, तो एक तरह का आप कह सकते हो कि कल्चरल रिलेटिविटी जो आदमी सीखता है ना जिंदगी में,
उसकी रूटेडनेस मेरी ये अमेरिका में से मुझे मिली, क्योंकि वो उस टाइम एक मेल्टिंग पॉट था। वहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स दुनिया से आए हुए थे और वो आपको वहाँ पे मिलते थे और आपका उनसे इंटरेक्शन होता था। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। पर मुझे एक सबसे बड़ा जो ज्ञान हासिल हुआ वहाँ जाके, मुझे लगा कि वहाँ पे इमोशनल बैंक्रप्सी है, जो कि मुझे लगा कि मुझे अपने वापस मुल्क आके ही मिल सकती है। क्योंकि मैं मतलब मेरे लिए वहां पे पॉसिबल था कि मैं वहां पे रहती, वहीं पे अपनी हायर एजुकेशन करती, पर मैंने चूज किया कि नहीं, मैं वापस ही हिंदुस्तान आऊंगी और यहीं पे आके पढ़ूंगी। और इस दौरान मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं घर में देखती थी कि मेरे मदर सोशल वर्क भी करते थे, तो घर में अक्सर औरतें अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती थी उनके पास। तो मैंने हमेशा औरतों को बहुत सफर करते हुए देखा अपनी जिंदगी में। पर जब मैं क्या कहते हैं, स्कूल के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज में गई। मैं पहले कोविड में पढ़ती थी, लेडी श्रीराम कॉलेज में गई तो लड़कियों का कॉलेज था। उसमें मुझे लगा कि लड़कियों को पढ़ने लिखने में कम दिलचस्पी है और फैशन में ज़्यादा है, सोशल लाइफ में ज़्यादा है। तो उसमें उस टाइम पे मेरे को इतनी तसल्ली नहीं मिली अपनी पढ़ाई के मामले में। मैंने फिलोसफी साइकोलॉजी की, फिर जब मैंने फिर जेएनयू ज्वाइन किया एमए एमफिल और पीएचडी के लिए, तब मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और खासकर जो एक्सपोजर मुझे मिला फेमिनिज्म का, साइको एनालिसिस का, मार्क्सिज्म का तो शुरू से ही चलता आ रहा था। ये जो एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड थी वो बहुत स्टिमुलेटिंग थी मेरे लिए। और मिड 70s में आप देखते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर बनाया गया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए और मेरे अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जेएनयू में, उसके कारण मैंने अपनी जो रिसर्च की पीएचडी, वो मैंने जेंडर इश्यूज पे की। पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब मैं अपनी 20s में थी तो मैंने साइकोलॉजी और फिलोसफी कोई चीज नहीं छोड़ी। पर मेरे मन में जो प्रश्न थे, वो जो क्वेरीज थी, वो हल नहीं हो रही थी, जिसके कारण फिर मेरी दिलचस्पी थोड़ी सी एक तरह की आप कह सकते हो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसकी भी शुरुआत उस टाइम पे हुई। और फिर 30s में आके मैंने अपनी पीएचडी भी ली और मेरा एनकाउंटर ये दलाई लामा जी के साथ हुआ और भी लामास के साथ हुआ। और वहाँ से फिर मेरी एक और नई जर्नी शुरू हुई और मेरा वास्ता तुषिता महायाना मेडिटेशन सेंटर के साथ पड़ा, जिसकी कि मैं 1993 में डायरेक्टर बनी और आज तक वो मैं सेंटर चला रही हूँ। तो 30s में फिर मैंने शुरुआत में तो सोचा कि मैं फ्रीलांसिंग एकेडमिक वर्क करूँगी। तो मैंने काफ़ी एनजीओज में काम किया, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वुमेन्स डिपार्टमेंट था उसमें काम किया। उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई एज अ रिसर्च फेलो। तो उस टाइम मैं अपनी दूसरी किताब पे काम कर रही थी। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, आई वॉज द फर्स्ट वुमन, जबकि फेमिनिस्ट मूवमेंट इतनी पीक पे थी अपने, मैंने एक पहला काम किया था ऑपरेशन ऑफ वुमेन बाय वुमेन, और लोगों ने मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया था। वो कहते हैं कि ये क्या बात कर रही है, हमारे समाज में हम तो औरतों की लिबरेशन की बात कर रहे हैं, एमेंसिपेशन की बात कर रहे हैं, और ये औरतों के ऑपरेशन के बारे में बात कर रही है जो कि दूसरी औरतें उन पर कर रही हैं। पर यही चीज फिर बाद में जितनी फेमिनिस्ट थी उन सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया। तो मेरी पहली किताब थी वूम्ब ऑफ माइंड, जो कि मैंने अर्बन वुमेन दिल्ली की औरतों पे काम किया था, उनका स्टेटस एक्सपीरियंस जो है। और ये मैं यहाँ पे सब बच्चों को समझाना चाहती हूँ कि जो आपके जिंदगी में
आपके पास स्टेटस या कोई पोजीशन है, वो जरूरी नहीं कि आप उसको मान पाए, उसको आप एंजॉय कर पाए, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्टिव रियलिटी है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो जब भी आप रिसर्च करते हैं, सब्जेक्टिव डायमेंशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। खैर, फिर 40s में मेरे को सीनियर यूजीसी फेलोशिप मिली, मैंने जेएनयू ज्वाइन किया, बट उस टाइम मैं पढ़ा नहीं रही थी, मैं सिर्फ अपनी किताबों पे काम कर रही थी। और वो टाइम था जब मैंने विमेन एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम किया, मेरी जो किताब वुमेन रीबॉर्न है। और उसके साथ साथ ही मैंने फिर बुद्धिज्म के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। और मेरा ख्याल मेरी कोई 8-10 किताबें हैगी हैं टोटल, तो मेरे ख्याल 15 से ऊपर हैं किताबें। और फिर मैंने जेएनयू में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इंडियन डियास्पोरा पे भी मैंने काम किया, कल्चर पे भी काम किया, रिलीजन पे भी काम किया। सो ऐसे मेरी डाइवर्सिफिकेशन होती गई जेएनयू में। सो कम से कम मेरे 50 से ऊपर एमफिल के स्टूडेंट्स रहे, और मेरा ख्याल है कोई 25-30 पीएचडीज मैंने करवाई 20 साल के दौर में। और उसके बाद फिर मैं कहूँगी कि 2002 में मेरे पिताजी को स्ट्रोक हुआ पहली दफ़े, जबकि वो पंजाबी साहित्य सभा के चेयरपर्सन थे। तो उस टाइम जितने सभा के मेंबर्स थे, उन्हें लगा कि मैं इस मामले में अब कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, क्योंकि उनको अब मेरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पंजाबी सभा फिर मैंने 2002 में ज्वाइन की एज अ जनरल सेक्रेटरी। बट जब 2005 में पापा जी पूरे हो गए, तो उस टाइम मेरे को चेयरपर्सन इलेक्ट कर लिया गया, और वो मैं जिम्मेवारी अब तक निभा रही हूँ। तो इन ब्रीफ मैं ये कहूँगी कि मेरा जो सफ़र है उसके अंदर सब लोगों का बहुत योगदान है। मेरे माता पिता का, उनकी मैंने जो देखभाल की बीमारी में, उसका, मेरी बहनों का, और घर में खास करके जो हमारे लोग आते रहे, जैसे कि अमृता प्रीतम इमरोज या शोभा सिंह जी या गुरबख्श सिंह जी या प्रोफेसर रणधीर सिंह या सुखबीर या और राइटर सारी दुनिया से, और मेरे अपने जेएनयू के जो टीचर्स थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे को इस तरफ क्या कहते हैं डालने के लिए। तो मैं उन सब की आभारी हूँ कि ये सबकी कंट्रीब्यूशन के कारण ही मैं आज जहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे पहुँची हूँ। आई थिंक ये काफी होगा कि हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं ये काफी नहीं है, एक जो है कि हमें नहीं, मेरा मतलब एक आउट इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन के लिए मेरे को लगता है बिल्कुल 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 या एक जो आउटलाइन आपने दी, हाँ तो जी, उसमें मतलब जिस हिसाब से आपने ये बताया कि कैसे माँ की कोख से हाँ जो जी, है जीवन शुरू हो जाता है, बिल्कुल तो वो सारी उम्र आपके साथ चलता है। तो बिल्कुल। ये कितनी बड़ी बात है कि उस जमाने में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और औरतें इतनी घर से बाहर नहीं निकलती थी, तब हाँ, आपकी मदर ने एक जो है मुहिम चलाई और इतने सारे जो है साइन इकट्ठे किए पीस के लिए। तो हम्म, ये एक बहुत बड़ी बात थी, उस जमाने में भी थी और आज भी है। मतलब हाँ, कुछ मुझे लगता है कुछ जो काम होते हैं वो हाँ फॉर जी, एवर होते हैं, वो बिल्कुल। समय के से पार चले जाते हैं, उसमें समय का कोई रोल नहीं रह जाता। जब भी उनकी बात की जाएगी वो अप्रिशिएटिंग ही होंगे। हम्म, हम्म, तो हम्म,
लेकिन आपने जिस हिसाब से अपने जीवन को परिभाषित किया है बिंबों के साथ, प्रतीकों के साथ, तो ये तो एक जो है ना राइटर ही कर सकता है, सीधी सी बात है। जैसे माँ की कोख से वो विचार आना और पीस आना, और फिर सीढ़ियों की आपने बात की कि कुतुब मीनार की इतनी सीढ़ियां हम रोज चढ़ते थे, तो ये सीढ़ियां चढ़ना अपने आप में जो है मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मंजिल की तरफ बढ़ने वाली बात है, क्योंकि कुतुब मीनार तो अपने आप में एक रिकॉर्डेबल है मीनार। तो वहां पर आपका बचपन बीता, तो मुझे लगता है कि जो खुलापन, एक हम अगर चौकीते को देखें तो वो भी बहुत है ना, कि वहां पर बाउंड्रीज नहीं है। आज कुतुब मीनार जाने के लिए टिकट है, आप ऐसे नहीं वहां घुस सकते, लेकिन वो जमाना ऐसा था। हमारे को लगता था वो हमारा प्राइवेट गार्डन है। कैन यू बिलीव इट? आई मीन आई कैनॉट इमेजिन, इट वाज लाइक अ पैराडाइज फॉर अस चिल्ड्रन। तो ये चीजें आज के बच्चों को मुहैया नहीं हो सकती। आज के बच्चों को तो अपने घर के आसपास खेलने के लिए जगह नहीं है, घर में खेलने के लिए जगह नहीं है। और आपने जो है कुतुब मीनार के पूरे परिसर में खेला, तो ये भी मुझे लगता है एक रिकॉर्ड की बात होगी कि बहुत कम लोगों को इस तरह का जीवन जो है मिलता है। अब जैसे हम देखते हैं कि पिछले साल से जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो बच्चे जो हैं वो अपने घरों में बंद हो गए हैं। बच्चे क्या, हर कोई बंद हो गया है एक तरह से। अब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो फिर भी अपना सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं या दोस्तों के साथ बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके लिए खेलना बहुत जरूरी है, तो घर भी आजकल इतने बड़े नहीं है कि वो इधर उधर कुछ खेल सके, कुछ कर सके। तो जैसे आपने बताया कि आपके जीवन की शुरुआत में आपके पेरेंट्स का और आपके आसपास का जो माहौल था, उसने एक बहुत बड़ा आपको, मुझे लगता है कि फिजिकली और मेंटली जो है ना प्रिपेयर भी किया और डेवलप किया, जो आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी के साथ और ज्यादा मुखर होता गया। जैसे आपने बताया कि आपके मतलब, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेस है नवयुग आज भी हमारे देश में। मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि नवयुग प्रेस है पंजाबी के में, नवयुग पब्लिशर्स। हाँ जी, और वो भी चला रही हूँ मैं, वो भी चला रही हूँ आजकल। हाँ, वो भी चला रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पंजाबी बुक्स के लिए इसको कई बार जो है अवार्ड मिल चुका है नवयुग को। पब्लिशिंग पापा जी को मेरे ख्याल 13-14 साल इनाम मिलता रहा, फिर उन्होंने compete करना छोड़ दिया। वो कहते हैं किसी और को भी मौका दिया जाए। हाँ, तो वही है कि आपकी उपलब्धियों में बहुत कुछ शामिल है रेणुका जी। नहीं, बट ये उनकी देन है। ये तो मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि उसको जीवित रखा जाए, पर किया काम ये उनका है, पिताजी का। हाँ, क्योंकि ये जो है पब्लिकेशन ऐसा है कि यहाँ से प्रकाशित होने के लिए हर लेखक आज भी चाहता है। उसको लगता है कि अगर उसकी पुस्तक नवयुग से आ गई है तो समझो कि मतलब कमाल हो गया, वो एज अ राइटर एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक कह रही हूँ ना रेणुका जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वैसे मेरी भी इच्छा है कि मेरी भी किताब आ जाए नवयुग से, रेणुका जी। ठीक है, आप तैयार कीजिए। पर मैंने कहा लगे हाथ मैं भी कह दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे पब्लिशर से मेरी बुक्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक नवयुग से नहीं आई है। खैर जो की बात। तो उसके बाद मैं एक बात और विद्यार्थियों को बताना चाहती हूँ रेणुका जी के बारे में, कि आप जैसे आप इनको देख भी रहे हैं, इनके जीवन का जो मैं पिछले इनको 18 सालों से देख रही हूँ रेणुका जी को, जो हम कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, ये बिल्कुल परफेक्ट है उसके ऊपर। इतनी सिंपल रेणुका जी नजर आती हैं। और जब आपने अभी देखा ही है, थोड़े में इन्होंने जब अपनी बातें बताई हैं, तो मुझे लगता है बहुत कम शब्दों में उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में बता दिया है। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं या जो जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं, उनको ये बात समझ में आ गई होगी या आ जानी चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी में इन सब चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिल्कुल। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगी रेणुका जी कि जैसे आप अपने पिताजी की विरासत में
नवयुग संभाल रही हैं, पंजाबी भवन संभाल रही हैं, हाँ और जी, उसके साथ जो उन्होंने एक शुरू किया था धुप दी महफिल हाँ जी, सालाना। या तो वो भी आप उसको भी चला रही हैं, उस बारे में थोड़ा आप बताइए कि आप चाहती तो ना भी करती, कोई इस तरह का आपके ऊपर फाउंडेशन नहीं थी, लेकिन आपने उस हाँ, बारे में जरा हमारे विद्यार्थियों को बताइए। ओके। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पंजाबी साहित्य सभा है वो पंजाबी भवन में लोकेटेड है। तो ये काफ़ी एरियाज़ में काम कर रही है पंजाबी को प्रमोट करने के लिए। एक तो क्वार्टरली मैगज़ीन निकालते हैं और हम 200 लाइब्रेरियाँ पंजाब के गाँव में चला रहे हैं, सो दैट वहाँ पे भी रीडरशिप पैदा की जाए, बच्चों को, बड़ों को सेंसिटाइज़ किया जाए अच्छे लिटरेचर के बारे में। एक लिटरेरी सेंसिबिलिटी पैदा की जाए पंजाब में। तो और मंथली हमारे यहाँ पे लिटरेरी गैदरिंग्स होती हैं। हम राइटर्स को फेलोशिप देते हैं, स्टूडेंट्स को फेलोशिप देते हैं पंजाबी को प्रमोट करने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम 6 स्टूडेंट्स को देते हैं फेलोशिप। तो हमारा यत्न तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कर सकते हैं पंजाबी सभ्याचार के लिए वो हम करते रहें। इसमें जो धूप की महफिल है जहाँ पे कि हम राइटर्स की गैदरिंग करते हैं एनुअली, थोड़ा क्या कहते हैं, मौज मेला भी होता है वहाँ पे, ऑनर किया जाता है राइटर्स को, और धूप सेकी जाती है सर्दियों में फूलों के बीच। पर ये मैं कहूँगी कि ये पापा जी ने शुरू किया था 1990 में। तो उन्हें लगता था कि लोगों के पास दिल्ली में समय नहीं है मिलने का, तो उन्होंने बोला कि ये एक हम ऐसा फंक्शन करें जिसमें कि साल में कम से कम एक दफे सब लोग एक दूसरे को मिल लें। तो जब 2005 में पापा जी की तबीयत ढीली थी, तो 2 दिन उनके जाने से मतलब लास्ट अटैक आने से पहले उन्होंने, जैसे कोई इंसान अपनी लास्ट इंस्ट्रक्शंस देता है ना, मेरे को वो दी। मैंने कहा पापा जी आप ये क्या बात कर रहे हो? तो कहते हैं नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला था, उसमें से एक बात थी कि आप ये धूप की महफिल जरूर करते रहना। बाकी और भी बड़ा कुछ बोला था। तो मेरे को लगा कि इट वाज कहीं पे वो उन्हें ये अवेयरनेस हो गई थी कि टाइम नहीं है ज़्यादा, वो जाने वाले हैं, तो अपनी इंस्ट्रक्शंस मेरे को दे दें। तो इसलिए मैंने उनकी बात का ना मान रखा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करती रहूँ। बट इसके पीछे आइडिया यही है कि जो सब लोग हैं वो साल में कम से कम एक दफे इकट्ठे होके खुश हो ले। नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहता है। मैं जो हमारे श्रोता साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें बता दूं कि लोग इंतजार करते हैं कि हमें जो है तुपदी महफिल में जाना है, और वहाँ बहुत अच्छा जो है चाय नाश्ता खाना, और कम से कम जैसे एक शादी ब्याह वाला माहौल हो जाता है। कम से कम 150-200 के बीच में जो है राइटर्स आते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पंजाबी के होते हैं, दूसरी भाषाओं के भी होते हैं, और राइटर्स भी आते हैं, और सारी दुनिया से आते हैं। सारी दुनिया से आते हैं, बिल्कुल। मतलब वो कई बार अपना प्रोग्राम इस तरह से सेट करते हैं कि हमें जब इंडिया जाना है तो हम ये प्रोग्राम को अटेंड करें। पंजाब से तो आते ही आते हैं, दिल्ली से भी बहुत जाते हैं। मतलब किसी को कोई मना नहीं है, सबके लिए वो खुला है। आप आइए, वहाँ मिलिए, मुलाकात कीजिए, राइटर से मिलिए, सबसे अपनी बात रखिए। और बहुत सारे लेखक जो हैं, मैं ये भी बता दूं कि पंजाबी भवन की जो साहित्य सभा होती है मंथली, जिसमें 4 या 5 लेखकों को आमतौर पे बुलाया जाता है। उसमें कविता, कहानी, लेख, व्यंग कुछ भी जो है वो पढ़ सकते हैं ओरिजिनली। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ उस जगह ने, पंजाबी साहित्य सभा की मंथली उस मीटिंग ने पंजाबी में बहुत सारे लेखकों को पैदा किया है,
उसे उन्हें स्थापित किया है। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ पंजाबी के लेखकों को बुलाया जाता है, वहां पर हिंदी, उर्दू, इवन इंग्लिश के भी कुछ उन्होंने अपनी आके, है ना, पोएम्स वगैरह पढ़ी थी, मैंने ये देखा है। तो क्योंकि मैं तो रेगुलर जाती रही हूँ, तो ये शायद अब पिछले साल से हुआ है या इस साल तुपदी महफिल जो है वो नहीं हुई कोरोना के कारण। कोरोना के कारण हमने नहीं की, वी डिडंट वांट टू टेक अ चांस, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर ना वी विल फील गिल्टी। नहीं, वो तो एक जायज सी बात है। एहतियात लेना चाहिए थोड़ा सा भी। हाँ। और क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग भी आते हैं तो हम उनको एक्सपोज नहीं कर सकते। बिल्कुल। या तो ये जो बट फिर भी हमने 3 राइटर्स को ऑनर कर दिया, उनको उनके पैसे भिजवा दिए हैं। हमने बोला कि वो जो आपको शील्ड देनी है वो अगले साल दे देंगे सबके सामने, पर हमने उनको। मैं इसी बात पे आना चाह रही थी रेणुका जी, कि जो आप हर साल लेखकों को फेलोशिप देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो जरा उस बारे में विद्यार्थियों को बताएं। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि लोगों की जो अपनी लाइफ की कंट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए राइटर्स को ऑनर करें। तो 3 राइटर्स को हम हर साल वहाँ पे ऑनर करते हैं। उनको हम 51,000 रुपीस देते हैं, एक शील्ड देते हैं और साइटेशन पढ़ते हैं और शॉल देते हैं। तो इस साल हमने 3 राइटर्स, एक तो डॉक्टर करणजीत सिंह, उनकी कंट्रीब्यूशन सारी लाइफ की जो है वो ध्यान में रखते हुए उन्हें दी है। एक KL गर्ग जी को, उन्होंने बहुत काम किया है पंजाबी में। और तीसरा ये बरियामस जी, उन्होंने थिएटर का जो काम किया है बड़ा और ड्रामा, उनको दी है, उनको ऑनर किया है। और बाकी जो फेलोशिप है वो हम पंजाबी में, देखिए पहले लोग कमर्शियल एंगल से कभी लोगों ने काम नहीं किया, मैंने देखा है। कुछ एक्सेप्शंस थी, पर अक्सर पंजाबी में कोई किसी को पैसा नहीं मिलता अपने काम करने के लिए, किताबों के लिए, जैसे कि इंग्लिश में मिलता है या हिंदी में मिलता है, जो आप रॉयल्टी भी कह लो, या पंजाबी में रीडरशिप भी बहुत कम है। तो पंजाबी राइटर्स को encourage करने के लिए हम लोगों ने या पापा जी ने ये स्कीम निकाली थी कि आप उनको फेलोशिप देनी शुरू करो, ताकि उन्हें एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, ताकि उन्हें पैसे की चिंता ना हो, वो अपने काम में लगे रहें। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने फेलोशिप्स शुरू की थी और इंक्रीज की, जैसे जैसे हमारे को पैसा मिलता गया, हमने वो उतना ही ज्यादा बांटना शुरू कर दिया। रेणुका जी, आपने दलाई लामा की बात की। हाँ जी। तो उनकी शायद विचारधारा को लेके भी आपने काफी लिखा है, काफी चर्चा रही है, तो कुछ उस बारे में जो है बताइए, बौद्धिज्म और दलाई लामा जी के बारे में। ओके। सो जैसे मैंने बताया कि पहले जब मैं 20s में थी, मेरे को ना कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। मुझे अपनी किताबों में से उसके जवाब नहीं मिले कहीं से। यहाँ साइकोलॉजी प्रोफेसर्स भी जो थे वो भी नहीं बता सके कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर मेरे को कुछ मेरे दोस्तों ने बोला कि यहाँ पे ना दिल्ली में लामाज आ रहे हैं, आप उनको मिलो, वो आपको शायद बता सके। तो इस सिलसिले में फिर पहले तो मैंने 3-4 साल बुद्धिज्म की पूरी स्टडी की, टिबेटन बुद्धिज्म स्पेशली। पहले ज़ेन से शुरू किया और उसके बाद टिबेटन बुद्धिज्म की तरफ आई। और फिर मुझे पता चला कि दलाई लामा जी दिल्ली में पढ़ा रहे हैं कोई 30 यंग लोगों को अपने स्वीट, इधर स्वीट में, अशोका होटल में। तो मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। तो वहाँ पे मैंने टीचिंग के बाद उनसे अपना प्रश्न पूछा, तो उन्होंने आधा घंटा लगाया मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए।
तो मैंने सोचा, और उस टाइम आप मानोगे नहीं कि मैं जेएनयू की स्टूडेंट, हमारे अपने घर का जो बैकग्राउंड था, हम रिलीजियस लोग नहीं थे। पापा जी और मम्मी ने मुझे सिखाया था कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, उसका एसेंस आपको पता होना चाहिए, उसकी फिलॉसफी पता होनी चाहिए, ये रिचुअल में नहीं कुछ रखा हुआ है। हमें ऐसे बड़े किया गया था। तो और ऊपर से हमारा बिल्कुल साइंटिफिक कास्ट ऑफ माइंड था, और मैं काफी, मेरी आउटलुक जो थी वो काफी वेस्टर्नाइज्ड भी थी उस टाइम के ऊपर। तो ऐसे बैकग्राउंड के साथ मैं दलाई लामा जी के सामने जाती हूँ और मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ माय गॉड, ही इज ग्रेट स्कॉलर, आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। मेरा इमीडिएटली ये रिएक्शन था उस टाइम। कैन यू बिलीव इट? मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि स्पिरिचुअली आप एक ऐसे आदमी को कैसे अप्रोच करते हो। कैन यू बिलीव इट? आई वाज सो इग्नोरेंट एट दैट टाइम। पर वो टीचिंग के बाद उनसे मेरी एक प्राइवेट मीटिंग हुई। तो वो 40 मिनट की मीटिंग थी। तो जब मैं वो कमरे से बाहर आई, पहली दफ़े मेरे को एहसास हुआ कि मैं कोई और जगह से होके आ रही हूँ। इट्स अ मेंटल स्टेट, आप कह सकते हो, स्पेस टाइम। I was transported to another reality, which was extremely blissful and exhilarating. तो उस चीज से मेरे को लगा कि ये कैसी अवस्था है कि आप मतलब उसको कैसे पैदा कर सकते हो अपनी जिंदगी में। तो दलाई लामा जी ने मेरे को ये बोला था कि आप जितना मर्जी पढ़ लो, उसका तभी फायदा होगा जब आप अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिस में कुछ लेके आओगे। तो उनसे मैंने फिर मेडिटेशन भी सीखी थी। तो उस टाइम से मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ। तो उस चीज़ का मेरे को अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ है। और इसी कारण फिर मैं तुषिता के साथ इन्वॉल्व हुई और मैं डायरेक्टर बनी, और मैंने दलाई लामा जी के टीचिंग्स दिल्ली में कितने सालों से मैं ऑर्गेनाइज करती आ रही हूँ, उसको मैंने किताबों की शक्ल में कंपाइल भी किया, एडिट भी किया। और अभी मेरी एक लेटेस्ट किताब आई है पिछले महीने, ये इट्स कॉल्ड, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, पेंगुइन ने निकाली है, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट बाय दलाई लामा। आई हैव एडिटेड इट। ये कोरोना टाइम्स में जो पिछले साल लॉकडाउन रहा है, इसके अंदर सारी दुनिया कोशिश कर रही थी कि दलाई लामा जी से कुछ ना कुछ सबक सीखा जाए, कोई उनकी विजडम मिले और हम थोड़ा बेटर फील करें। तो मेरे पब्लिशर भी कहते हैं कि आप अगर ये कोटेशंस की किताब करते हो, खासकर ये जो नई रियलिटी हमारे सामने आई है उसके बारे में, और कैसे लोगों को इनकरेज किया जा सकता है टू रिमेन होपफुल, तो ये करो। तो फिर ये पिछले साल मैंने 5 महीने लगा के ये किताब तैयार की, जो कि अभी पिछले महीने में आई है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, वो है कि यू हैव टू लुक इनवर्ड्स। बाहर जो है हम सारा कुछ अपनी जिंदगी में एक्सटर्नलाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी असलियत है, हम कौन है गए, जितने फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हु एम आई। तो ये क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए आपको अंदर की तरफ देखना पड़ता है, आपकी जो अंदरूनी रियलिटी है उसको जानने की जरूरत पड़ती है। तो इस सफर में जो मेरे को दलाई लामा जी का साथ मिला है या और लामास का, मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ कि मैं घर से निकली और मैं सही लोगों को पहली दफे में ही मिल गई। कहते हैं कि जब आप तैयार होते हो ना, आपको उस टाइम आपका गुरु मिलते हैं। तो एज स्टूडेंट्स, एज प्यूपिल्स, आप अपनी तरह से मेहनत करते जाओ, आपको सही लोग आपकी जिंदगी में मिलते जाएंगे जो आपके साथ
फिर आपको रास्ता भी दिखाएंगे और आपके साथ भी चलेंगे। तो कुछ इस किताब में से आप बताइए विद्यार्थियों को। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही है या किसी और भाषा में भी है? अभी तो आइए, अभी तो इंग्लिश में, दूसरी भाषाओं में तो जाएगी अब धीरे धीरे। हाँ जी, या हाँ जी, हाँ। तो कुछ इस पुस्तक अगर में आप से कहते हैं तो मैं इसमें से कुछ कोटेशंस पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये कोटेशंस की किताब है। हाँ, जरूर जरूर जरूर। पहली है, साइंटिस्ट्स हैव एविडेंस टू प्रूव दैट बेसिक ह्यूमन नेचर इज कंपैशनेट. They have also found the opposite, that constant anger and hatred weaken our immune system. Therefore, just as we teach people physical hygiene to help preserve their physical health, for a happy and peaceful mind, we need to teach people about emotional hygiene, how to tackle their destructive emotions. So, अपने आप को ना कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें। जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनके बारे में अवेयर होके उनको मतलब उसके साथ आप क्लिंग ना करें। यू शुड बी नॉन अटैच टू द नेगेटिव इमोशंस। जी। एक और है जो आजकल के कोरोना वायरस के ऊपर ही था। एज अ बुद्धिस्ट, I believe in the principle of impermanence. Eventually, this virus will pass, just as I have seen wars and other terrible threats pass in my lifetime. We will then have the opportunity to rebuild our global community as we have done many times before. I sincerely hope that everyone can stay safe and stay calm. At this time of uncertainty, it is important that we do not lose hope and confidence in the constructive efforts so many are making. So ये उन्होंने जो लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं उनकी अप्रिसिएशन में कहा था। ये कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहा था, किसी हाँ ने जी, अभी हाथ खड़ा किया था। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। शायद सिमरन कोई है, आप पूछना चाह रही थी सिमरन? अभी मैंने देखा था तो इसीलिए मैंने कहा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी रेणुका जी, हाँ जी, कि जैसे आपने अभी ये भी बताया कि दलाई लामा जी ने भी जो कहा और ये कहा कि पॉजिटिव रहना है हमें, और जब हम तैयार होते हैं तभी हमें गुरु भी मिल जाता है, जैसे आपने ये बोला। तो ये जो हमारे विद्यार्थी हैं जो भी ग्रेजुएशन में है, ग्रोइंग एज में है, हाँ जी, तो कई बार होता है कि इनके अंदर कुछ ऐसे भाव होते हैं, लेकिन शायद उनको कई बार समझ भी नहीं पाते कुछ लोग कि हमारे अंदर जो है एक स्पिरिचुअल कुछ लेवल आ रहा है या कुछ बात आ रही है। तो मुझे नहीं पता विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसा सवाल आया है कि नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत फेवर में रहेगा कि अगर आप इस तरह के बताएं कि अगर उनके अंदर कुछ इस तरह की बात आती है तो उसको कैसे पहचाना जाए, या ये हम सबके लिए भी है कि हम कैसे उसको पहचान सकते हैं या फिर उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब कुछ ऐसा आपको एक्सपीरियंस हो अंदर से, उसको समझने के लिए आपको पहले पढ़ाई लिखाई करनी बहुत जरूरी है। आप उस चीज के बारे में पढ़िए। अगर आपका किसी भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में इंटरेस्ट है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कोई भी, आप अपना बैकग्राउंड का लिटरेचर पढ़िए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ये क्या है और इसका क्या मतलब है। तो जब आपकी स्टडी काफी हो जाएगी एंड देन यू विल बी राइप
then you will encounter your teacher also, I think. That is how it happens. आप जब कच्चे होते हो तब तैयार नहीं होते हो, बिल्कुल, उसके लिए पकने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है. That's how I do it. हाँ, बट यस, प्लीज इसके बारे में आप पढ़िए लिखिए और अपने कुछ दोस्तों से बात कीजिए जो इस लाइन में है. डिस्कशन और डिबेट करना बहुत जरूरी है, जो इस लाइन में लोग होते हैं उनके साथ सीखने के लिए. आप भूपिंदर जी कुछ पूछना चाह रही हैं? भूपिंदर जी हमारे कॉलेज में हिंदी विभाग की प्राध्यापिका हैं, ये कुछ अच्छा. पूछना चाह रही हैं. हाँ जी. माइक म्यूट है भूपिंदर जी, आपका माइक म्यूट है. सॉरी. ठीक है. नमस्कार जी. नमस्कार. मैं आपसे मेडिटेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जो आप मेडिटेशन करते हैं वो हमें अगर करनी हो तो किस तरीके से करनी चाहिए, कुछ उसके बारे में हमें आप गाइड कीजिए. देखिए, ये डिफरेंट ट्रेडिशंस लगी हैं, क्योंकि मैं ये टिबेटन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन फॉलो करती हूँ. उसके अंदर 2 मेन मेडिटेशन होती हैं. एक को तो बोलते हैं काम अबाइडिंग मेडिटेशन और दूसरे को बोलते हैं एनालिटिकल मेडिटेशन. जो काम अबाइडिंग मेडिटेशन होती है उसके अंदर आप फोकस करते हैं. पोस्चर ऑफ कोर्स इज वेरी नेसेसरी, कैसे पोस्चर में आप बैठे हैं, बट उसके अंदर आप या तो अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं या कोई बाहर के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आप कंसंट्रेशन पैदा कर सकें अपने माइंड में. और जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं या डिस्टर्बेंस है, वो उसकी सारी सफाई हो जाए जब आप लेट्स से 20 मिनट या आधा घंटा ये मेडिटेशन पॉस्चर में बैठते हैं. यहाँ जब आप अपना ब्रेथ का काउंट करते हैं तो आपका फोकस है ब्रेथ के ऊपर होता है, वो कंसंट्रेशन पैदा करने के लिए होता है. और ये जो मेडिटेशन है, जब आप थके हुए थके हारे काम करके आते हैं घर, तब भी करें तो तब भी इसका बहुत फायदा होता है. Whereas जो दूसरी मेडिटेशन है एनालिटिकल मेडिटेशन, जिसको कि कंटेम्पलेटिव कंसंट्रेशन बोला जाता है, उसके अंदर ये होता है कि आप कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे हो गया सफरिंग, हो गई कर्म, एम्प्टीनेस, डेथ एंड डाइंग, कोई भी सब्जेक्ट लेके जो कि आपकी फिलॉसफी के साथ ताल्लुक रखता है. जैसे मैं तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को देखूंगी ना यहाँ पे, तो उसके ऊपर आप, या एम्प्टीनेस is the ultimate objective that you need to achieve. तो उसके ऊपर आप फिर ध्यान लगाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं इंटेलेक्चुअली भी, और एनालाइज करते हैं हर चीज को कि ये एम्प्टीनेस क्या है. फॉर एग्जांपल, जब इसकी समझ आ जाती है एनालिटिकल की, फिर आप उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं. तो उसको ना ये कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन बोलते हैं. तो लोग इसको ऑल्टरनेट भी करते हैं, बट पहले लाइफ में 1-2 साल अगर आप सिर्फ काम अबाइडिंग मेडिटेशन करें तो मुझे लगता है उसका बहुत फायदा होता है. जब आप स्थिर हो गए हैं उसके बाद आप ये दूसरे रेल में आइए. जी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू जी. थैंक यू, बहुत बताया आपने. थैंक यू. आप गिल सर कुछ बात करना चाहेंगे मैडम रेणुका से? हाँ, कौन? ये हमारे कॉलेज के डॉक्टर हरनेक गिल हैं, हिंदी विभाग के रहे हैं. ओके ओके. हाँ जी. माइक म्यूट है गिल सर, आपका माइक म्यूट है. वो कह रहे हैं कुछ लेकिन माइक म्यूट है उनका. गिल सर माइक म्यूट है आपका.
वो असिस्टेंट चाहिए हम लोगों को सबको। गिल सर, आप भूपिंदर मैडम उन्हें मैसेज डालिए कि माइक जो है म्यूट है। जी जी अभी डालती हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बात तो कह दी है और कुछ दिखा भी रहे थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आई वो बात। कोई और विद्यार्थी कुछ पूछना चाह रहा है मैडम से? बहुत कुछ है इनके पास बताने के लिए। मैं जब तक गिल सर पूछते हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपकी पुस्तकों के दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, तो हाँ आप जी। बाहर जाती हैं, तो किस तरह का आपको वो जो है समर्थन और किस तरह की बात जो है आपको मिलती है? कोई खास बात जो आपको भी बहुत प्रभावित किया हो, वो बताइए। देखिए, एक तो मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया दुनिया में। मैं तकरीबन हर साल कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार में जाती रही हूँ। और एक तो अपना मेरा यूनिवर्सिटी का ही काम इतना होता था, और मेरे को बाहर की यूनिवर्सिटीज ने बहुत बुलाया हुआ है, तो मैंने काफी समय बिताया है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, इवन इंग्लैंड में भी, और यूरोप में अक्सर मैं जाती हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मेरा वास्ता, मैं कहूँगी कि बाहर के लोगों के साथ बहुत पड़ा है। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि मैं दुनिया में कोई भी मुल्क में चली जाऊं, तो वहां पे कई दफे मैं अपनी जब किताबें एयरपोर्ट किताबों की दुकान पे देखती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि, और वहां पे फिर अगर आप वो दुकानदार उनको बोलो कि ये आपकी किताब है, यू नो दे आर वेरी सरप्राइज्ड। बट मेरा जो एक्सपीरियंस वहाँ के बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल द अमेरिकन स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो बच्चे हैं ना, मैं यहाँ पे बच्चों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ के जो बच्चे हैं, मैंने देखा कि वो बहुत मेहनती हैं। बट जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, वो मैंने देखा है कि ये लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बट यहाँ पे काम कम करते हैं। ये मेन डिफरेंस मुझे पाया, मैंने देखा है। तो यहाँ के बच्चों को मेहनत करने की जरूरत है, और वहाँ के बच्चों को थोड़ा और इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। बाकी जैसे जी जी जी, आप रेणुका जी आप कीजिए बात। नहीं नहीं, पर ठीक है, हम लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस बड़े हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, अगर आप देखो जब आप दुनिया में ट्रैवल करते हो। पर डीप डाउन जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हम सब एक ही जैसे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन इमोशन है वो सब में ना एक ही जैसा है। उसकी बेशक कल्चरल कंस्ट्रक्शन और तरह की होती है। देखो, हम इंडियंस को किसी और बात पे गुस्सा आएगा, इटालियंस को किसी और बात पे गुस्सा आएगा, वो और बात है। पर गुस्सा सेम है, यू नो, इंडियंस में भी इटालियंस में भी। या किसी और भी कौम को आप देख लो तो। मतलब वो ये है ना कि मनुष्य बेसिकली तो जब एक ही है ना, बना हुआ है एक परमात्मा से, तो सारे गुण और जो विकार हैं, कमियां हैं, वो सारी एक जैसी हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे हम किसी की भाषा को अगर नहीं भी जानते, लेकिन हंसना रोना एक जैसा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये आपकी जर्नी सारी देख के मुझे एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि जैसे आपका जो सारा जीवन रहा, वो सारा डिफरेंट तरह का रहा। कि जैसे आपके पिताजी पंजाबी भाषा के पब्लिशर रहे, आपके घर में पंजाबी भाषा के लेखकों का आना जाना रहा। हालांकि मुझे मालूम है कि तब यूएसएसआर का जमाना जब था, तो रशियन लेखकों के साथ भी आपका बहुत इंटरेक्शन रहा, जैसे मैंने पढ़ा है, सुना है।
और उसके बाद आपने जो है बुद्धिज्म की तरफ आप गई, लेकिन सब्जेक्ट आपका जो है सोशियोलॉजी ला। तो हाँ जी। मुझे ये लगता है कि इतनी सारी अलग अलग जो है इंटरडिसिप्लिनरी आपका रहा, तो यहाँ पे कभी क्लैश हुआ, या ये सब आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मुझे लगा कि ज्यादा फायदेमंद रहे? कोई क्लैश नहीं, जैसे मैंने बोला ना, मेरे को मल्टीपल मदर्स की आदत थी बचपन में, उसी तरह ये जो जितने डिफरेंट नदियां मेरी लाइफ में बहती गई ना, वो मेरे अंदर आके एक समुद्र बनता गया। कोई क्लैश नहीं इसके अंदर। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा समय लगता है आपको हर चीज को इंटीग्रेट करने में अपनी लाइफ में, ये मैं कहूंगी जरूर। नहीं, कई बार ऐसे होता है कि जैसे विद्यार्थी जीवन में या हम लोग, एक चीज हमें अच्छी लग रही है, पेरेंट्स कुछ और कह देते हैं, टीचर्स कुछ और कह देते हैं, तो वो कई बार जो है ना, दिमाग समझ नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है, हम किस तरफ जाएं। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों को अगर इस बारे में थोड़ा आप गाइड करें तो। हाँ देखिए, मैं ये कहूंगी कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो बच्चे हैं और माँ बाप वो एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते। उनके अंदर क्या बीत रही है या वो क्या करना चाहते हैं। तो इसका जो है असर वो इसलिए क्लैश पैदा करता है। जनरेशन गैप क्यों आ जाता है? इसीलिए क्योंकि the parents don't trust the children and the children don't trust the parents. तो इस चीज को दूर करना बहुत जरूरी है। माँ बाप को भी बच्चों को तसल्ली देनी चाहिए कि बच्चा कुछ भी बात माँ बाप के साथ कर सकता है, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में, अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जब आप बड़े हो रहे हो। इस चीज की हमारे देश में बहुत कमियां मुझे लगता है। और मैं बहुत लकी थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। पढ़ने लिखने का माहौल था, आना जाना लोगों का, हमने इतने लोगों से इतना कुछ सीखा है। और मैंने ये भी सीखा कि हमें जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग इतने आसपास थे। इसी जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण आपने कही कि हमें यही नहीं मालूम होता, हम ये लकीर ही नहीं खींच पाते कि हमें जो है किस तरफ जाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करें तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं स्कूल में तो मैंने साइंस ली थी। मैं आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आपने क्लैश कॉन्फ्लिक्ट की बात बताई है, अब पेरेंट्स का भी बच्चों के बारे में सपना तो होता है, एस्पिरेशंस होती हैं बच्चों के लिए। तो मैंने स्कूल में साइंस ली थी सोच के कि हाँ जी मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी। पर जब मैं बायोलॉजी के लिए क्लास में गई तो वो एक क्या कहते हैं, फ्रॉग की डाइसेक्शन करनी होती है, टैडपोल की, हाँ उसको क्या बोलते हैं, मेंढक की, हाँ। तो मैं वो भी नहीं कर पाई, मतलब मैं खून देख ही नहीं पाती थी। और कोई भी रैबिट की डाइसेक्शन, मेरी तो जान निकल गई थी। वो मैंने कहा मैं डॉक्टर कहाँ से बनूंगी। तो वो दैट वाज अ पॉइंट। उस टाइम मैं नाइन्थ क्लास में थी। मुझे उसी टाइम रियलाइजेशन हो गया था कि मैं नहीं डॉक्टर बन सकती हूँ। खैर मैंने अपने सीनियर कैम्ब्रिज पास तो कर ली 11th साइंस के साथ, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू शिफ्ट टू ह्यूमैनिटीज। वो रियलाइजेशन हो, मे बी यू नो आई डिसअपॉइंटेड माय पेरेंट्स एट दैट टाइम, इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। वो कहते थे बड़ा नोबल प्रोफेशन है। फिर जब मैंने धीरे धीरे साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी ये सारा कुछ पढ़ना शुरू किया, और एक बड़ा उन्हें लगा कि ये लड़की का ज्ञान बढ़ता जा रहा है और ये
क्या कहते हैं, घर में जितने डिबेट डिस्कशन होते थे उसमें मेरा पूरा योगदान होता था, सब लोग आते थे तो मैं उनसे भी बहस करती थी, बीइंग अ यंग स्टूडेंट. सो आई थिंक देन दे स्टार्टेड फीलिंग प्राउड कि नहीं, ये लड़की में कुछ बात हैगी है कि ये लोगों का सामना कर सकती है, लॉजिकली स्पीकिंग, विद हर आर्ग्यूमेंट्स. तो यस, लाइफ में धीरे धीरे आपको ना फिर अपने बारे में भी समझ आती है कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कैसा एप्टीट्यूड है. और जब आप फिर बड़े हो जाते हो तो फिर आपको दुनिया के अगेंस्ट भी कई दफे खड़े होना पड़ता है अपने इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए, या जो आप जिंदगी में करना चाहते हो. सो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने सोचा कि मैं जो मैरिज की इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी. तो मैं इस मामले में भी लकी थी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे टाइम में तो लड़कियों की जबरदस्ती शादी कर देते थे. तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, हालांकि रिलेटिव्स का बहुत प्रेशर पड़ा था. और क्योंकि मेरा फ्रेंडशिप सर्कल बहुत बड़ा था तो मुझे सब प्रेशराइज करते थे कि तू किसी को तो पसंद कर ले, किसी से तो कर ले शादी. एंड दे डिडंट रियलाइज कि मेरे अंदर कुछ और टेंडेंसीज थी, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज, कि मेरा फिर वास्ता दलाई लामा जी के साथ पड़ा और मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई. मेरे को लगता है कि आप अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को स्लोली स्लोली अपनी तरफ ले आ सकते हैं जब आपके अंदर आपकी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कन्विक्शन हो. तो व्हेन यू नो दैट यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ, कि आप अपने सच्चे मन से एक अच्छा काम कर रहे हो, इसकी कन्विक्शन होनी लाइफ में बहुत जरूरी है. जैसे आपने अभी बताया कि आप जो है अविवाहिता रही, तो लेकिन समाज में कभी आपने ये देखा कि आपने, हालांकि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, काफी कुछ आपने किया है, तो लेकिन जो जैसे हमारा भारतीय समाज है, यहाँ पर पुरुषों का जो है वर्चस्व ज्यादा रहा है, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके मार्ग में, आपके रास्ते में कहीं ना कोई कठिनाई आती है, या आपको कहीं रोका जाता है कि आप स्त्री हैं तो आप ये नहीं कर सकती? कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस भी हुआ आपको, एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते? नहीं, ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मेरे को रोका गया हो, बट ये जरूर हुआ कि जब आप लोगों के साथ एक पेट्रियार्कल समाज में काम करते हो तो जो कंपटीशन है उसके अंदर लोग आपको ना दबाने की कोशिश करते हैं. पेट्रियार्की में आपकी तरक्की के लिए, आपकी मूवमेंट को थोड़ा ना वो रोकने की कोशिश करते हैं. क्योंकि इफ यू हैव एन इंडिपेंडेंट माइंड एंड यू आर अ फ्री पर्सन, फ्री इन द सेंस कि आपको अपनी आज़ादी प्यारी है, तो ये बहुत थ्रेटनिंग चीज है पेट्रियार्की में. तो इसके लिए आपको काफी कीमत चुकानी भी पड़ती है, मैंने देखा. बट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए. मतलब समाज का जो खमियाजा है, जो समाज की विचारधारा है, उससे हम छूट नहीं पाते, अछूते रह नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं हमें जो है है. इसीलिए मैं कहती हूँ आपको अपनी कन्विक्शन होनी चाहिए ना, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कन्विक्शन. वो आपको हर स्थिति में से पार करा देती है. जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं है, आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है,
तब तक आप जो है अपनी पर्सनैलिटी को उस हिसाब पर जहां पर आप लेके जाना चाहते हैं डेवलप करके, शायद तब तक वहां नहीं पहुंच सकते। नहीं। सो ये शक्ति आपको कैसे मिलती, कहाँ से मिलती है, ये हर एक ने अपने लिए ढूंढना है। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप मेडिटेशन करती हैं, तो उससे भी आपको बहुत जो है स्ट्रेंथ मिलता होगा, बहुत सहयोग मिला होगा। बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत आता है। यू सी, आपको क्लियर होना भी तो जिंदगी में बहुत जरूरी है ना, नहीं तो लोग तो जिंदगी अपनी कंफ्यूजन में ही जी लेते हैं, एंड बाय द टाइम दे रियलाइज व्हाट दे हैव डन इन देयर लाइफ, इट्स टू लेट। ऐसा होता है कि जीवन की आपाधापी में बहुत बार हमें मालूम ही नहीं हो पाता कि हम चाहते क्या हैं। बिल्कुल, क्योंकि है ना, परिवार वाले कुछ कह रहे हैं, कॉलेज स्कूल में आपने कुछ और पढ़ा है, और जो हम कॉलेज स्कूल से पढ़ के निकलते हैं जॉब उस तरह का भी नहीं मिलता, कुछ और ही हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो है विसंगतियां हमारे जीवन में बहुत रहती हैं हर एक के साथ, लेकिन वही है कि मंजिल पर फिर वही पहुंच पाते हैं जो इन सभी का सामना करके आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक कह रही हूँ रेणुका जी? हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें मैं ये भी कहूंगी कि आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा ऑल्सो। आपके कुछ कर्म ही ऐसे हैगे हैं जिसका फल आपको मिलेगा मिलेगा ही, यू नो। तो यू शुड ऑलवेज रिमेन हम्बल कि बहुत और कारण है जिसके यू नो कि आपके बहुत लोगों के बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं जब सारा कुछ सही हो जाता है जिंदगी में किसी के, या जो आप करना चाहते हो आप कर पाते हो, उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए हमेशा। We are just instruments, you know, this is what I want students to realize. ये जो अपनी ईगो है ना, मैं कि मैंने किया है, ये इस चीज को इससे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। We are just instruments. ये आपके हाथों कुदरत करवाती है या खुदा करवाता है या कोई भी आप कह लो शक्ति करवाती है। आपको ना, you have to be very open minded, you have to be a receiver. तब आपके then you become a channel, you know, आपके थ्रू सब कुछ होता है फिर। नहीं तो लोग तो अपनी मैं में मर जाते हैं, उसी के अंदर यू नो फंसे रहते हैं सारी उम्र। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कुछ ऐसा है जो आप करना चाहती हैं, जो आपको लगता है कि मुझे जीवन में अभी ये करना है या ये रह गया है, ये नहीं मिला, कुछ इस तरह की बात अभी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हम सब लोग अपने लिबरेशन के लिए काम कर रहे हैं अपना, यू नो। उसके लिए तो कितने जन्म लग जाते हैं, पता नहीं कितनी सदियां लग जाती हैं, तो वो जर्नी तो चलती रहेगी। पर उसके लिए एफर्ट करना आदमी नहीं छोड़ सकता है। वो मैं अंत तक करती रहूंगी। तो आई होप कि मेरे को जो अगला जन्म मिलेगा वो भी ह्यूमन बर्थ ही मिले, क्योंकि मुक्ति आपकी ह्यूमन बर्थ में ही मिल सकती है आपको, जानवर बन के या प्रेत बन के नहीं मिल सकती। तो पर एफर्ट करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में। एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ डेली बेसिस। मैं बच्चों को यही चीज कहना चाहूंगी, जो एक रोज की मेहनत है ना वो जरूर करनी चाहिए। मतलब जीवन में शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता, ये तो एक जो है ना जीवन की सच्चाई है। या ये एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, एक महीने में नहीं मिलता, एक साल में नहीं मिलता, एक जिंदगी में नहीं मिलता कहीं फिर। ये तो सदियों की कहानी है जी। तो यू हैव टू बी टोटली अवेयर कि आप कहाँ से आ रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो। और उसके लिए आपको
अपनी मेमोरी जो है, मेमोरी को शार्पन करना, अटेंशन सही तरह सही जगह पे लगाना, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। अवेयरनेस लाइफ में बिल्ड करना ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है। पीपल आर नॉट अवेयर, सोते सोते जिंदगी बिता देते हैं, सोते सोते सारा कुछ कर देते हैं, यू नो, दे आर डूइंग इट अनकॉन्शियसली। You have to be totally conscious of what you're doing, why you're doing. कितने लोग हैं मुझे बताइए, बच्चों को पूछिए जरा, कितने बच्चों को अपने सपने याद रहते हैं, जो उनके सपने आए हैं इनको बताइए मैडम, पूछ लीजिए। मुझे याद रहते हैं। बताओ, कोई सपना बताओ जो याद हो मैम, और अपना नाम भी बताओ। ओके मैम। हाँ मैम, नाम संजय, हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ मैं। हाँ जी। मुझे आज से मुझे बहुत ठीक ठीक ध्यान है। मेरे को 11th क्लास में एक ड्रीम आया था। मैं मतलब ऐसे मैं बैठ के अपने सो रहा था, देन मेरी आईज खुली और मैं अपने स्कूल बैग होता है वो वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा था, और मैं अपने वॉशिंग मशीन पे जाके मैं अपना बैग देखता हूँ, वो अचानक आसमान में उड़ने लग जाता है अपने आप ही। तो मैं खुद डर जाता हूँ ये क्या हो रहा है। फिर मैं उसके पीछे भागता हूँ कि मेरा स्कूल बैग मुझे दे दो, मेरा स्कूल बैग मुझे दे दो, है ना। तो लाइक दिस ये मेरा सपना था, और मैं उसके पीछे तक बहुत आगे तक भागा था। और मेरे साथ चमत्कार ये हुआ कि मैं पहली मंजिल पे था, मैं गिरा नहीं, मैं आसमान पे ही चलता गया अपने सपने में, और ऐसी पीछे। अब आपको इस सपने का महत्व मालूम है? ये सपना आपको क्यों आया, इसका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं? मीन्स मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अगर कहते हैं मुझे रियलाइज कराने के लिए वो चीज कि महत्व क्या होता है कि हमारी बुक्स का हमारे जीवन में अगर वो हमसे दूर हो जाए, या स्टडी का, कि अगर जिनके पास नहीं है उनके लिए तो बहुत ऐसी बात है, लेकिन हमारे पास होते हुए हम कदर नहीं करते। अब सोचो वो चली जाए तो क्या होगा। नहीं, जो मुझे समझ आया है कि किताबें उड़ रही हैं और आप उसके पीछे उड़ रहे हो। हाँ जी, यस मैम। इसका जो मैसेज आपको उस टाइम आया है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई के थ्रू ही जो अपनी एम्बिशन है वो पूरी करेंगे। जो उड़ना होता है ना, वो एम्बिशन को सिंबलाइज करता है। So, do you think that makes some sense? या मैम, बिल्कुल मैम। So, अच्छी तरह पढ़ाई करो और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में उनको अचीव करो। ओके? अभी जैसे किसी ने लिखा कि सेंसलेस सपने आते हैं, तो वो सेंसलेस इसलिए है कि हमें समझ में नहीं आ रहे। सेंस उसमें है पूरी, प्योर एनर्जी बिल्कुल है, उसको आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। हाँ, कोई और करना चाहता है कोई बात, अपने सपने की बात करके उसको रेणुका जी थोड़ा एलैबोरेट कर सकती हैं। हाँ, थोड़ा साइको एनालाइज कर देंगे। कौन पूछना चाह रहा है? बचपन का, मैं अपने बचपन का एक सपना बताना चाहती हूँ। हेलो जी जी। हाँ जी जी। मैं जब छोटी थी, फोर्थ या फिफ्थ क्लास में होंगी, तब मैं सपना देखा कि मैं ऊपर उड़ रही हूँ और मैंने चांद को पकड़ लिया है, और एकदम से मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे गिर गई, और इतना ज्यादा घबराई। फिर एकदम से मेरी आंखें खुल गई तो मैं अपने बेड पर थी, और उसके बाद भी मैं सपने में हमेशा उड़ती थी। इनकी बात से मुझे एकदम से याद आया कि मैं सपने में हमेशा उड़ती थी। I see. ये सपने आते थे मुझे। यू नो, जो ये फ्लाइंग ड्रीम्स होते हैं ना, ये हमेशा ड्रीम्स होते हैं कि आप कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। जी 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 जी। अब क्या करना चाहते हो वो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, उस टाइम क्या अचीव करना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पर ना सिखों की लड़कियां कभी भी कोई कॉलेज में नहीं गई थी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो पहली लड़की मैं थी जो सबसे पहले सिख लड़की जो कॉलेज गई और उसके बाद कॉलेज में लेक्चरर बनी। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो देखिए फिर मैंने सोचा था। हाँ जी, हाँ ये जी। आप फ्लाइंग, यू नो, यू आर फ्लाइंग, दिस इज योर एम्बिशन, दिस इज योर अचीवमेंट। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक।
हालांकि अगर आप फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो जी वो तो उनकी तो इंटरप्रिटेशन अपनी होती है। वो तो कहते हैं वेल दिस डील्स विद रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक एम्बिशन इज हाँ जी मोर हाँ एडिक्वेट। जी जी या जी जी हाँ जी। बट थैंक यू जी। यस हाँ ओके। आप कुछ कह चलिए। रही थी, बीच में मैंने थैंक यू बोल दिया। नहीं हाँ, नहीं बस ठीक है वो ठीक है। yeah. अभी कोई और कुछ बात करना चाहता है रेणुका मैडम से? दीपमाला, आप अभी आई यस हैं? मैम। हाँ जी, पूछिए पूछिए, अपना नाम भी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम उजाला है और हम्म मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम्म लेकिन मैम आपको सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो हम्म मेरे थॉट्स है, जो मेरे दिमाग में जो भी अचीवमेंट्स या कुछ थॉट्स आते हैं, हम्म। उनसे मिलते जुलते आपके विचार थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओ लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, जिनका सॉल्यूशन मुझे बहुत ही हार्ड लगता है, तो मैं आपके साथ जैसे वो कि डाउट शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम्म आपने बताया कि जो बच्चे हैं और माता पिता है, उनके हम्म बीच एक गैप है, वो कुछ साझा नहीं करते उनके साथ, और ये या प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स है वो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग के हैं, और जैसे आपने बताया है कि आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं। लेकिन हम्म मैंने मेरी फील्ड थी वो चेंज कर ली, उसमें मैंने बहुत खूब स्ट्रगल किया, उनको समझाया, लेकिन उसमें तो मैं जीत गई। लेकिन और हम्म भी बहुत सारी फील्ड्स है जिनमें वो मुझे जाने नहीं देते हैं, मुझे हम्म रोकते हैं, मतलब कि उनको, तो ये है कि एकदम से बैलेंस नहीं बन पा रहा उनकी थिंकिंग में और मेरी थिंकिंग में। तो इसको हम्म। कैसे सोल्व कर सकते हैं? आप बैठ के उनके साथ बातचीत क्यों नहीं करती हैं इन चीजों के बारे में? मैं बातचीत डायलॉग। करती हूँ। हाँ डायलॉग करो, उनको समझाओ। मैं हम्म समझाती भी हूँ, बातचीत भी करती हूँ, सारे काम में मैंने खूब कोशिश की है। लेकिन वो समझ भी जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में या रिलेटिव्स कि मतलब वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, उनको सपोर्ट करते हैं कि आप गलत कर रहे हो इसकी बात मान के। तो वो हम्म दिक्कत आती है, तो फिर मुझे एकदम से पूरा माहौल एकदम नेगेटिव लगने लगता है। तो तब हम्म आके मुझे एकदम से ऐसे लगता है कि हाँ, कि ये लोग ज्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं मेरे से ज्यादा। हम्म। वही ना हमारे समाज में, क्योंकि ये बहुत ऑप्रेसिव समाज है, इसके अंदर लड़कियों और बच्चियों को फ्रीडम नहीं दी जाती है पनपने की, तो ये दिक्कत तो है। इसलिए कई दफे मैं सोचती हूँ कि इंसान को ना अपने अंदर एक फ्रीडम पैदा करनी चाहिए। एक सब्जेक्टिव फ्रीडम है जो कि जिसमें कि मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है। और हो सकता है उसके कारण जब थोड़ा आपकी वाइब्रेशन बदलेगी तो आपके पेरेंट्स के ऊपर भी शायद और तरह का असर होगा, आपके रिलेटिव्स के ऊपर भी और तरह का असर होगा। जब हम खुद को बदलते हैं तब दूसरे लोग बदलते हैं। हम अगर पहले ही दूसरे लोगों को बदलना चाहें और आप ना बदलें तो उनको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के अपना थोड़ा जो मेंटल स्टेट है उसको क्लीन कीजिए और पॉजिटिव स्टेट में रहिए, तो देखो शायद उससे अ, असर अलग हो इन लोगों के ऊपर। अगर बातचीत से नहीं होता तो कई दफे जो साइलेंस है ना आपकी, वो अगलों को बदल देती है। यस मैम। करके देखो। यस मैम, करके भी देखा, छोटे छोटे प्रयास भी किए। जैसे मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं, आप पढ़ाई में ध्यान दो। तो मैंने क्या किया कि एक दो बार उनसे बिना पूछे स्कूल में कंपटीशन में गई, और जब मैंने प्राइज वगैरह जीते ना, तब उनको विश्वास हुआ। तो उनकी ये वाली सोच तो बदल गई। अब और भी सोचा उन पे, मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे ही कुछ किया जाए। तो ठीक है, आप आपको जब ऐसा ही बात है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो आपको फिर सब कुछ उनको नहीं बताना चाहिए। आप अ, जो कर सकते हो अपने दायरे में उतना सा कर लो जो आपके लिए बेहतर है। आप अपनी मन की आवाज भी तो सुनो ना, आपकी अंदर की आवाज आपको क्या कह रही है। यस मैम। जब आप खुद कुछ कर पाओगे, अचीव कर पाओगे, तो फिर माँ बाप भी
उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये इसका ना बैलेंस बनाना पड़ता है जिंदगी में, जिसमें कि अगले को ना दुख पहुंचे और आपको भी ना दुख पहुंचे। यस मैम। इसीलिए जिंदगी में एक बैलेंस ढंग से जिंदगी जीनी, जिसमें कि आप भी खुश और अगला भी खुश, ये जीनी बहुत मुश्किल है। इसलिए कई दफे कहा जाता है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लोग तो हमेशा आपसे दुखी रहेंगे, पर कम से कम आप वो तो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। मुझे लगता है उजाला, आपको आपका जवाब काफी हद तक मिल गया होगा कि आपको अंदर से भी स्ट्रांग बनने की जरूरत है, जैसे कि रेणुका जी ने बताया। तो अभी तो सिलसिला बहुत है वैसे, लेकिन हमारा समय जो है समाप्त हो रहा है। फिर किसी वक्त रेणुका जी जरूर आपको बुलाएंगे और आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आई थिंक वो बेटर होगा कि आपके कॉलेज आए, वहां पे आमने सामने बच्चों को मिला जाए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए ना बच्चों को। जी जरूर जरूर। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन इज मच बेटर। जी जी। या तो आपने एक्चुअली एंजॉयड इट वेरी मच। हाँ जी। आज आपने जसविंदर जी मेरे अपने बारे में बहुत सी बातें करवा ली हैं। ये जो है आपने जो हमारे साथ शेयर किया है, उससे आपको मालूम नहीं है कि मैं खुद कितनी ज्यादा प्रभावित हो गई हूँ। कि हालांकि मैं आपको बहुत समय से जानती हूँ, लेकिन इतनी कुछ बातें मुझे भी नहीं मालूम थी जो आपसे अभी बात करते हुए मुझे जो है याद आती गई। और मुझे पता लगा कि मतलब डिफरेंट जगह से, जैसे मैंने पूछा भी आपने, तो मतलब इंटरडिसिप्लिनरी आपका जीवन रहा, तो उसमें से भी कैसे आप जो है मार्ग निकालती रही और आगे बढ़ती रही, जिसके लिए अंदर जो है ना स्ट्रॉन्ग होना इंटरनली, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी रहा। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है रेणुका जी। तो थैंक यू फॉर हैविंग। फिर कभी बातों का सिलसिला जरूर करेंगे। आपने अपने व्यस्त जीवन में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, हमें बहुत खुशी है। और मैं अपने कॉलेज श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज की ओर से, अपनी ओर से, अपने कॉलेज के बहुत सारे जो फैकल्टी मेंबर जुड़े हैं उनकी तरफ से और विद्यार्थियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे लगता है कि सारे बच्चे एक बार अपना कैमरा वगैरह ऑन कर ले और एक बार क्लैपिंग जो है रेणुका जी के लिए जरूर की जाए। कैमरा ऑन कर लो बच्चे।